नमस्ते दोस्तों। इस टॉपिक के पहले एपिसोड में हम लोगों ने जाना था कि स्केबीज क्या होता है और उसका क्लिनिकल फीचर्स यानी कैसे उसको हम पहचान सकते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम स्केबीज के डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकते हैं, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अगर पहला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर क्लिनिकली हम इस डिजीज को डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं या अगर इसके डायग्नोसिस को कंफर्म करना है तो उसके लिए हमें स्किन के ऊपर जो बारोज होते हैं इस डिजीज में उन्हें ढूंढना पड़ेगा और हमेशा नेकेड आई से देख के उन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। तो इस वजह से उसको ढूंढने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉशेबल इंक या टेट्रासाइक्लिन सोल्यूशन स्किन के जहां पे बारोज हो सकते हैं उसके ऊपर लगाने के बाद थोड़ी देर रख के फिर उसे अल्कोहल से वॉश करके हम देख सकते हैं कि कहां कहां वो इंक या टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन रह गया। वहां पे हम बारोस को देख सकते हैं और ऐसे बारोस को ढूंढने के बाद उस एरिया को ब्लंट स्कैल्पेल से स्क्रैप करके उस स्क्रैपिंग को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके हम माइट्स को ढूंढ सकते हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके हमने स्केबीज माइट या उसके एग शेल्स को देख लिया तो उसका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। माइट्स को ढूंढने के लिए हम लोग एडेसिव टेप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एडेसिव टेप को स्किन के जहां पे माइट्स होने का संभावना यानी बारोज होने का संभावना सबसे ज्यादा है वहां पे लगाते हैं, फिर कुछ देर के बाद उस टेप को निकाल लेते हैं। उस टेप के एडेसिव साइड में स्किन के जो पार्ट लगे हुए रहते हैं फिर उनको हमें माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर ट्रांसफर करके मिनरल ऑयल डाल के उसका एग्जामिनेशन करना है अंडर माइक्रोस्कोप। फिर अगर हम उसमें माइट्स या उसके एग शेल्स या उसके फीसिस यानी स्कैबिला को ढूंढ पाए तो फिर हम उसके डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत एग्जामिनेशन करने के बाद भी हमें माइट्स नहीं मिलते हैं। तो अगर क्लिनिकली हमें लग रहा है कि स्केबीज हुआ है पर माइट्स को हम ढूंढ नहीं पाते हैं तब भी स्केबीज का डायग्नोसिस हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्केबीज का ट्रीटमेंट देने के लिए उसका डायग्नोसिस करना जरूरी है। ऐसे ही विदाउट डायग्नोसिस किसी भी खुजली के पेशेंट को हम लोग स्केबीज का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। इसलिए अगर ऐसा कुछ कंडीशन आपको होता है तो हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है। अब जानते हैं कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे करना है। देखिए, बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट दवाई का इस्तेमाल करते हैं। सबके बारे में डिस्कस करके यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो जो दवाई सबसे कॉमनली यूज होता है, जिनको यूज करना ही है, उनके बारे में ही थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर किसी पेशेंट में सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन या फॉलिकुलाइटिस या इम्पेटाइगो ऐसा कुछ रहता है तो उसको ट्रीटमेंट करना सबसे जरूरी होता है। उसके लिए ओरल एंटीबायोटिक दवाई और लगाने का एंटीबायोटिक क्रीम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेन होता है सीवियर ईचिंग, इंट्रैक्टेबल ईचिंग जिसको कहते हैं, और उस ईचिंग को कम करने के लिए भी पेशेंट को दवाई देना बहुत जरूरी होता है। ईचिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन सा दवाई देना है ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट है पार्मेथ्रिन 5% क्रीम। यही क्रीम है जो इस पैरासाइट को मारने में मदद करता है और यही सबसे कॉमनली यूज भी होता है। मैं अपने प्रैक्टिस में स्केबीज माइट्स को मारने के लिए सिर्फ इसी क्रीम को यूज करता हूँ, मगर इस क्रीम को 2 महीने के कम उम्र के बच्चों में, प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी पेशेंट को सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस टाइम पे भी ये क्रीम को हम यूज नहीं कर सकते हैं। पहले हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करके ठीक करना होगा, उसके बाद ही इस क्रीम को हम अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल के ज्यादा उम्र के बच्चों में और एडल्ट्स में इस क्रीम को एक दिन रात में गले से पैर तक लगाना है और फिर सारी रात उसको रख के लगभग 8 घंटे के बाद उसे धो लेना है। फिर से 7 दिन के बाद इसी तरीके से उस क्रीम को दोबारा अप्लाई करना है। 2 महीने से 2 साल के अंदर के बच्चों में फेस में और स्कैल्प में स्केबीज का लेशंस या ईचिंग हो सकता है। इस वजह से उनमें ये क्रीम एक ही तरीके से सर से पैर तक लगाना होता है एक रात को और फिर से 7 दिन के बाद इसको रिपीट करना होता है। इस क्रीम को 7 दिन के गैप में सिर्फ 2 बार ही लगाना है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन कभी कभी री इन्फेक्शन या रेजिस्टेंस की वजह से या 1 या 2 महीने के अंदर अगर इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ तो इसका रीएप्लीकेशन करने का जरूरत भी पड़ सकता है। पार्मेथ्रिन को छोड़ के और जितने भी सारे स्केबिसाइडल क्रीम्स या लोशंस है उनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एटलीस्ट मैं अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में किसी को भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। लेकिन 2 महीने के कम उम्र के बच्चों में, प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में पार्मेथ्रिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है।
तो उस सिचुएशन में प्रेसिपिटेटेड सल्फर 6% ऑइंटमेंट को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये कोई ब्रांडेड क्रीम के हिसाब में नहीं मिलता है, लेकिन अगर बहुत ज़रूरत पड़े, किसी को अगर देना ही है, तो नॉन कॉमर्शियली कहीं से इसको प्रिपेयर करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस क्रीम को पारमेथ्रिन क्रीम की तरह ही लगाना है, लेकिन इसको एक बार लगाने के बाद 24 घंटे रखना है और फिर नहा लेना है, और फिर से इसे एक बार लगाना है, फिर 24 घंटे रख के फिर नहा लेना है। ऐसे ही लगातार 3 से 5 दिनों तक रिपीट करना है। स्किन में जो लेशंस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, तो थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट देने के लिए हम लोग उस लेशंस के ऊपर कभी कभी कैलामाइन लोशन लगाने के लिए भी बोलते हैं। खाने के दवाई में एक ही ऑप्शन है जिसका नाम है आइवरमेक्टिन टैबलेट। ये स्केबीज के ट्रीटमेंट के लिए यूएस एफडीए द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, तो इस वजह से मैं इसे इस्तेमाल नहीं करता हूँ। लेकिन बहुत से डॉक्टर्स हैं जो इस दवाई को स्केबीज में यूज करते हैं। इस दवाई को 200 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से पेशेंट को एक सिंगल डोज एक ही दिन के लिए देना होता है, और फिर उसके बाद 7 से 10 दिन के बाद एक और बार ये दवाई सेम डोज में पेशेंट को सिंगल डोज देना होता है। लेकिन ये दवाई 15 केजी से कम वजन के बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और इस दवाई को प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ अगर किसी एक फैमिली में एक इंसान को स्केबीज हुआ है, तो उनके क्लोज कांटेक्ट में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से 2 महीने से कम उम्र के बच्चों को, प्रेग्नेंट औरतों को और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को छोड़ के बाकी सभी में ट्रीटमेंट को देना जरूरी है। और जिस दिन हम पारमेथ्रिन क्रीम लगाते हैं रात को, उसके अगले दिन सुबह नहाने से पहले जितने भी कपड़े हैं और बेडशीट्स है उनको अच्छी तरीके से गर्म पानी से धोना बहुत जरूरी है। गर्म पानी का मतलब पानी का टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस के करीब होना चाहिए। एट द एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर ऐसा कोई बीमारी आपको हुआ है या कोई भी बीमारी आपको हुआ है तो हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर को पहले दिखाएं और उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन को हमेशा अवॉइड करें। ये वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए और आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के खुद से कभी भी कुछ ट्रीटमेंट लेने की कोशिश मत कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखते रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।